हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 21 जून 2022 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। और ये सारा जो मटेरियल है वो द हिंदू के न्यूज़पेपर से जो आर्टिकल्स हैं, जो न्यूज़ है वो लिया गया है और उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड एज आई ऑलवेज से कि हमारा जो डिस्कशन होगा न्यूज़पेपर का वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो ये जो न्यूज़ है, रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पॉटेड इन केरला, तो देखिए क्योंकि स्पीशीज से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, है ना, उनका कुछ कलर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके बॉडी के किसी स्ट्रक्चर के बारे में, किस चीज़ के बारे में बोल के क्वेश्चंस आ जाते हैं यूपीएससी में, स्पेशली प्री में जो है ना, ये प्री ओरिएंटेड टॉपिक है। तो इसमें जो है स्पाइनी हॉर्नटेल इन कोटियूर फॉरेस्ट। अब ये जो कोटियूर फॉरेस्ट है एक तरीके से ये भी फिर न्यूज़ में आ गया, इसके कनेक्शन में भी दे सकते हैं। इस समय वैसे भी जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, 1-1 किलोमीटर का जितने भी नेशनल पार्क हैं, इसमें 1 किलोमीटर का ESZ इको सेंसिटिव जोन जो है बनाने की बात हो रही है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले 2023 के प्रीलिम्स में, कि इसमें जो कहीं ना कहीं वैसे भी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट में रहते हैं इस टाइप के, तो वी हैव टू सी कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ जो है हम लोग से छूटे ना। तो दी स्पीशीज दैट इज नोन टू बी एंडेमिक, ये कहाँ एंडेमिक, वेस्टर्न घाट में है ना, वॉज डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र अर्लियर दिस ईयर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो जैसे जो ड्रैगन फ्लाई है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो स्पीशीज़ के बारे में, ये हमारे लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंस जो है कैरी करता है। और ये केरला में जो है पाया गया है और रेयर टाइम रहे केरला, स्पीशीज दैट इज नोन टू बी एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, है ना, और इसे महाराष्ट्र में मिला इससे पहले दिस ईयर में। और जो न्यू स्पीशीज जो ये है, इसको सेपरेट कर सकते हैं किससे, इनके जो कॉन्जेनर्स बाय मार्किंग ऑन द लेटरल थोरैक्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, पिक्यूलियर शेप ऑफ एनल अपेंडेजेस। तो ये जो चीज़ें हैं, लिटरल थोरैक्स मार्किंग, पिक्यूलियर शेप ऑफ एनल अपेंडेजेस, ये सब चीज़ें जो हैं, और पीछे हमने देखा था क्या, पीछे हमने देखा था स्पाइनी हॉर्नटेल, ये जो चीज़ें हैं ये उसकी ड्रैगन फ्लाई का जो है, हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट एक कहीं ना कहीं हमको पता होना चाहिए। कोई भी स्पीशीज़ अगर न्यूज़ में आ रही है तो हमको द डिस्कवरी डिमांडेड और ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी के लिए यहाँ डिमांड हो रही है केरला के एरिया में, है ना, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो ये एक स्पीशीज़ थी, तो इसको हमने सोचा कि डिस्कस कर लें। एंड ये जो टॉपिक है, बेसिकली ये जो आर्टिकल है, जो एडिटोरियल है, इसमें फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बेसिकली द चॉइस ऑफ नारिंग द सर्कल और वाइडनिंग इट, या ये प्रिंसिपल ऑफ इन द प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ में आप एक बार रीड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रहा है, इंडिक सिविलाइजेशन और कहाँ तक रीच था, किस तरीके से, एंड कितने इंक्लूसिव हम लोग हो गए हैं या कितने एक्सक्लूसिव हो गए हैं, किस तरीके से डाइवर्सिटी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, किस तरीके से यहाँ पे बहुत से टॉपिक्स की बात हो रही है कि अगर जो बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पे हमारे लोग जाते हैं, वहाँ से उनको एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उससे जॉब भी करते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन इससे जो हमको मेन इन्फ्रेंस निकालना है, ये तो हो गई आर्टिकल का, इससे मेन इन्फ्रेंस जो हमको निकालना है, यहाँ पे प्रियम्बल की बात हो रही है ना। तो जब प्रियम्बल की बात हो रही है तो हम भी क्या करेंगे, हम प्रियम्बल की बात करेंगे। प्रियम्बल आपके यूपीएससी में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो बहुत, मतलब इसको हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोले तो भी कम है। इसको बेरूबेरी केस में क्या बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशव नंदा भारती केस में क्या बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्यों बोला गया? बिकॉज इस पे भी वोटिंग हुई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट किया जा रहा था। एनैक्ट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनैक्ट?
एनैक्टमेंट मतलब क्या होता है? एनैक्ट, देखिए यहां पे लिखा हुआ है हेयर बाय अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एनैक्ट का मतलब क्या होता है? एनैक्ट का मतलब होता है वोट। कोई भी चीज अगर वोटिंग के थ्रू से पास होती है तो उसको हम कहते हैं एनैक्टेड। तो ये एनैक्ट हुआ था। इस पे किसने वोट किया था? इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वोट किया था। अब ये सबसे पहले जो शुरुआत होती है, ब्यूटीफुली शुरुआत होती है, वी द पीपल, हम इस देश के जो नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम रिजॉल्व करते हैं, हम अपने आप को एक तरीके से ये देते हैं कि हम क्रिएट करेंगे क्या? सॉवरन। और इस तरीके से जैसे कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट ने 3 वर्ड्स ऐड किए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में और वो 42nd अमेंडमेंट था। और ये हमारे लिए बहुत, यहाँ तक कि जो वर्ड्स पे जो दिया हुआ है उसकी जो पोजीशनिंग है वो भी उसकी इम्पोर्टेंस बताता है, और उस वर्ड के पोजीशनिंग्स पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वी शुड क्लियरली नो कि किस तरीके से क्या है चीज़ें, है ना, और उसके हिसाब से हमको जो है अपने आप को अपडेट करना है। फिर से मैं रिपीट करूं कि जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल चाहे 42nd अमेंडमेंट के पहले का या 42nd अमेंडमेंट के बाद, जब 3 वर्ड उसमें ऐड करे, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है आज तक, 42nd अमेंडमेंट हुआ है, एक एक वर्ड बाय वर्ड आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, चाहे प्री हो, मेंस ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं। अब यहाँ पे अ केस ऑफ द कोर्ट स्ट्रेइंग इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर, देखिए ये भी जो ये जो एडिटोरियल है, इसमें अपने को सबसे ज़रूरी यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है कि एक लेवल पे, चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, वो तीनों एक लेवल पे, कोई ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा पावरफुल है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी से कम पावरफुल है। लेजिस्लेचर का अपना स्फीयर है, एग्जीक्यूटिव का अपना स्फीयर है, जुडिशरी का अपना स्फीयर है। तो अब इसमें इसके बोलने का मतलब है हर आदमी का, हर एक पर्सन का, चाहे वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हो, उसका अपना स्फीयर ऑफ वर्क है, उसका अपना स्फीयर ऑफ वर्क है ना। तो यहाँ पे जो सेक्शन 498 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड के बारे में बात हो रही है, उसके रेफरेंस में, जो कि दावरी केसेस के लिए जो है, दावरी केसेस के लिए है ना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रपोज किया जा रहा है, सेफगार्ड एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट अथॉरिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इम्प्लीमेंटेशन इन द गिवन टाइम पीरियड। यहाँ पे जैसे एक कमिटी फॉर्म करने की बात हो रही है कि वो कमिटी फॉर्म करके, है ना, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, है ना, वो हैंडल करेंगे ऐसे एफआईआर। और इसमें जो पहले इमीडिएट अरेस्ट होता था, इमीडिएट अरेस्ट, उस पे कहीं ना कहीं ये कूलिंग पीरियड की बात हो रही है कि एक कूलिंग पीरियड जो है, एक कूलिंग पीरियड दे दिया जाए, और इस कूलिंग पीरियड में जो भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं, पुलिस भी जो है चीज़ों को देख ले, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से जो अरेस्ट है ना, जो अरेस्ट है वो उसके हिसाब से जो है करें, बट कूलिंग पीरियड के बाद। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि कोई ऐसा अगर केस है जिसमें 10 ईयर्स से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट या सज़ा हो सकती है, उस पर ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो
कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये द डायरेक्शन इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फैमिली वेलफेयर कमेटी। तो फैमिली वेलफेयर कमेटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट अंडर, तो फैमिली वेलफेयर कमेटी बनेगी किसमें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अंडर द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो वो FIR है ना, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका कभी कभी देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 में बोला है कि इसका कभी कभी मिसयूज होता है और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को भी उसमें एंगेज कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में इसीलिए यहाँ पे एक कूलिंग पीरियड की बात हो रही है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरा बड़ा भी कोई क्राइम है, इन प्लस 498A भी है उसके साथ में, उसकी एक बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर 498A के कंसर्न है तो यहाँ बोला गया है कि ये जो एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंडर में जो है चीज़ों को देखे समझे। कूलिंग पीरियड की बात हुई है और उसके आधार पे फिर आगे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करें। ये तो ठीक है, न्यूज़ वाली बात हो गई। अब आपको ये समझना है जो हम पहले समझ रहे थे कि यहाँ पे एक ये भी बात हो रही है कि जो लॉ मेकिंग है ना, लॉ मेकिंग कौन करता है ना, लॉ मेकिंग करता है लेजिस्लेचर, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर जुडिशरी कोई लॉ मेकिंग की बात करता है या लॉ मेकिंग करता है, तब फिर क्या ये स्फीयर में, लेजिस्लेचर के स्फीयर में या जुडिशियल ओवररीच कहें, क्या ऐसा है? क्योंकि जो एडजुडिकेट करने का पावर है वो जुडिशरी का है, लॉ मेकिंग का पावर है वो लॉ मेकिंग कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है। तो उस चीज़ को भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों एक ही उस पे बैठे हैं। इन तीनों में अगर कोई पूछे आपसे सबसे पावरफुल कौन है, तो आप कहेंगे ऑल आर इक्वली डिवाइडेड विद पावर्स, ऑल आर इक्वली डिवाइडेड विद पावर्स, है ना। सबके ऊपर वी हैव अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। हम क्यों कहते हैं वी हैव अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। कोई भी ओवर पावर नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आए। तो वो चीज़ अपने को समझना है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये जो है ना, इसको आपको डायरेक्टली अपने पॉलिटी से, पॉलिटिकल साइंस से इसको कनेक्ट करना है और इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में हु इज़ मोर पावरफुल, कमेंट। या जुडिशियल ओवररीच की हमने यहाँ बात करी, या हम जुडिशरी का जो अपना एडजुडिकेट करना है तो उसमें किस तरीके से आज के डेट में चेंजेस हैं, किस तरीके से लेजिस्लेचर में आज के डेट में चैलेंजेस हैं, चेंजेस हैं। ये चीज़ें देखिए, ये आपका जो पॉलिटी है उसके जो बेस आप जब पढ़ेंगे ना, जब आप स्टार्ट करते हैं तभी ये कहीं ना कहीं जो है आपके सामने आ जाता है। जो हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो इसी तरीके से देखिए, चाहे इससे पहले हम प्रियम्बल में बात करें तो प्रियम्बल में भी आपका एनैक्टमेंट डेट क्या है, आप एनैक्टमेंट डेट की बात कर सकते हैं। प्रियम्बल में आप जो जहाँ जैसे लिखा है उसका उतना वेटेज है उसकी बात कर सकते हैं, प्लस आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड उसका पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। जब हम इस टॉपिक पे आते हैं तो इस टॉपिक में आपका कूलिंग पीरियड क्या है जो कि बात हो रही है, DLSA क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्या, फैमिली वेलफेयर कमेटी की बात हो रही है। फिर यहाँ हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, और उसके हिसाब से देखिए हमको जो न्यूज़ में है उसको ठीक है देखना है, पढ़ना है, एनालाइज करना है, लेकिन हमारे UPSC से
सिलेबस से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कनेक्ट करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक ब्रीफ तरीके से वीडियो में जो संभव था उस हिसाब से मैं समझा पाया, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी आपकी तैयारी में आपको फोकस रखना है, स्ट्रैटेजी क्लियर रखनी है और इसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।